हो गया। और चलो तो आज का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एनएलएफ। एन एल क्या है आपका, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। देखो अभी क्या है, हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं और मैकेनिक्स में एक बहुत बड़ा पार्ट हम लोग खत्म करें, दैट इज द काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स में एक कहानी बताए थे आपको कि आप लाल कपड़ा पहने खड़े थे मार्केट में। ठीक है, याद है वो कहानी? कहानी में क्या हुआ था कि लाल कपड़ा हम लोग लेके खड़े थे और पीछे से एक सांड आया और डूब दिया। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में क्या देखें, सपोज हम यहाँ खड़े थे, ये ठीक है, ये साबित है, यहाँ खड़े थे तो अच्छा बनाते हैं। आप यहाँ खड़े थे, वो आया डोज दिया आपको। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम क्या बात किए कि आप कितना उड़ते हुए गए, ठीक है, कितना स्पीड से गए, कितना डिस्टेंस पे गए, हम लोग ये नहीं देखे थे। जैसे काइनेमेटिक्स इज योर फ्रेंड कि भाई अरे यार बहुत खतरनाक उड़ते उड़ते गया था, उसको इससे मतलब नहीं कि उसको कौन पीटा, ठीक है, या कौन मारा। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन का तो बात करते हैं लेकिन मोशन का कॉज का बात नहीं करते। और जब यहां से हम लोग डायनेमिक्स वाला पार्ट आता है तो यहाँ पे हम लोग मोशन का कॉज का बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में अंतर है कि वहां पे कॉज हम लोग उससे मतलब नहीं था कि कौन आपसे पीछे से डोज दिया आपको, ठीक है, कितना फोर्स से आपको कोई धक्का दिया, हमको इससे कोई मतलब नहीं था। हम बस ये देखे थे कि हम कितना डिस्टेंस गए, क्या स्पीड से गए, ये सब हम देखे थे काइनेमेटिक्स में। यहां से हम लोग क्या करें, कॉज के बारे में बात करेंगे। और कॉज के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे फोर्स के बारे में। ठीक है, सो गिव हेडिंग फोर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, क्या होता है फोर्स, बताओ, एनीवन बताओ, व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल, वेरी गुड। ठीक है, फोर्स इज नथिंग बट पुश और पुल। या तो किसी को आप धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो, पहला काम यहाँ तो पहला लिखिएगा। अ फोर्स इज अ पुल और पुश, सिंपल, बहुत बेसिक है। अ फोर्स इज अ पुल और पुश। ठीक है, अब यार पुल और पुश करने से क्या होगा? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो भाई यहाँ पे बॉडी है, तो दो तरीके हैं। देखो मान लो यहाँ पे बॉडी है, इसको हम बोल दिए F1 और इसको हम लोग बोल दिए F2। क्या आप बता सकते हैं कौन इसमें पुल है और कौन पुश है? ये वाला क्या है और ये वाला क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर बॉडी से बाहर की ओर फोर्स आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, पुल, और अंदर की ओर आएगा तो आपका पुश। ठीक है, लेकिन पुल और पुश में होता क्या है? ठीक है, पुल और पुश में क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, फोर्स क्या है, पुल और पुश, लेकिन इससे होगा क्या? तो पुल और पुश क्या करता है, किसी बॉडी का स्टेट को चेंज करता है या फिर चेंज करने का कोशिश करता है। एक लाइन लिखिएगा, इट चेंजेस और ट्राई टू चेंज, इट चेंजेस और ट्राई टू चेंज the state of the body. It changes or try to changes the state of the body. ठीक है, स्टेट, एक टर्म हम बोले स्टेट। अभी स्टेट क्या है? ठीक है, देखिए अगर हम फोर्स की बात करें तो हम फोर्स में एक तो पहला बात बोले, ठीक है, कि ये क्या है बच्चा, ये तो या तो आपका पुल है या पुश है। और दूसरा बात क्या बोले कि ये क्या करता है, ट्राई टू चेंज दी स्टेट ऑफ दी बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि स्टेट का मतलब क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। हम लोग ये स्टेट पे बात नहीं करेंगे। अगर हम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो मैकेनिक्स में आपका एक ही स्टेट है, वो है सॉलिड। हम लोग ज्यादा सॉलिड की बात करेंगे, जब फ्लूइड चैप्टर आएगा तो हम फ्लूइड की बात करेंगे, फिलहाल अभी हम सॉलिड की बात करेंगे। तो सॉलिड में स्टेट चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका बॉडी रेस्ट पे है तो मोशन में कर देगा, और मोशन में है तो रेस्ट में कर देगा। समझ में आ गया ये? या फिर किसी एक डायरेक्शन में जा रहा तो दूसरे डायरेक्शन में चेंज कर देगा। तो स्टेट तीन तरह से आपका यहाँ पे चेंज हो सकता है।
अगर रेस्ट में है तो मोशन में, और मोशन में है तो रेस्ट में। ठीक है, ओके सॉरी। हाँ क्या बोले हम कि स्टेट का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका बॉडी, बॉडी का जो स्टेट जैसे मान लो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसा नहीं हुआ। स्टेट का मतलब ये हुआ कि आपका बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में, और मोशन में है तो रेस्ट में, या किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है दूसरे डायरेक्शन में घुसा सकते। ठीक है, तो एक जो सेकेंड लाइन लिखे ना, इट चेंजेस और ट्राई टू चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी, ब्रैकेट में लीजिएगा रेस्ट और मोशन, ब्रैकेट में क्या लीजिएगा रेस्ट और मोशन। तो स्टेट का मतलब ये हो गया रेस्ट या मोशन। ठीक है, यही आपका स्टेट है। जैसे और कोई एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, और कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो इस पे एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, आप बस ये बताना कि इसमें पुल और पुश कौन है। जैसे अगर यही मानूंगा तो सिंपल यही बॉडी, बताओ ये वाला फोर्स F3 क्या है, पुल है, और F4 क्या है आपका पुश। ठीक है, तो ये आपका आपका हो गया पुल, और ये हो गया आपका। तो अब ये पुल और पुश में तो कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत बेसिक सी बात है। ये डायग्राम को नोट कर लो। चलो अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। कितने टाइप का फोर्स होता है बताओ। अब तो बहुत कोई पढ़ लिया तो बोल रहे फोर फोर फोर, बाकी जो नहीं पढ़े हैं ऑब्वियस ये बात है, क्लास हम एक बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो जनरली बहुत कोई बोलता है बहुत टाइप का फोर्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर फंडामेंटली देखा जाए तो दुनिया में मात्र 4 टाइप का फोर्स होता है। कितने टाइप का फोर्स होता है 4 टाइप। तो देयर आर 4 फंडामेंटल, देखो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब थोड़ा सा बेसिक, जैसे अपन 4 टाइप का फोर्स पढ़ेंगे, दुनिया में 4 टाइप का फोर्स है, और जितना टाइप का अगला फोर्स है वो सारा उसका बाल बच्चा है। ठीक है, 4 टाइप का फोर्स है। पहला होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। 4 ही फोर्स है। पहला क्या बोले ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा क्या बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा क्या बोले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अरे हाँ यार, ठीक है, तो 4। बाकी जितना भी फोर्स है इसी सब का बाल बच्चा है, इस सब का एक टाइप है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 टाइप का फोर्स पढ़े हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत बेसिक बताओ। इससे मान लो 2 बॉडी है, ठीक है, इसका मास मान लो m1 है, और इसका मास मान लो m2 है, और कुछ सेंटर से मिलाने का डिस्टेंस r है। तो दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, दोनों बॉडी क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मान लो F। ठीक है, तो जो F फोर्स का जो वैल्यू होता है G m1 m2 अपॉन, ये फॉर्मूला हो, बट ये चैप्टर हमको अगेन 11th में पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो थोड़ा सा बस याद रखना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके, आपसे पूछेगा व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो नाम होगा भाई इसका रीजन क्या है, मेन कॉज क्या है मास। ऑब्वियसली बात फॉर्मूला क्या है मास आ रहा है ना, तो इसका जो मेन कॉज है द मेन कॉज ऑफ
ग्रेविटेशनल फोर्स इज, जी आप ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इज मास, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होता है, तो हमेशा एट्रैक्टिव होगा। क्या होगा, एट्रैक्टिव। तो नेचर जो होगा, नेचर जो होगा फोर्स का, वो क्या होगा, एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव होगा। मतलब क्या, दोनों दूसरे को खींचेगा आपस में, ठीक है। और दूसरी बात, जो फोर्स लगता है वो उसके सेंटर ऑफ मास से लगता है। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है सर, कुछ अलग। देखो ये जितना भी वर्ड जो हम बताएंगे, अगर उसको हम एक्सप्लेन नहीं किए सपोज, तो समझना कि उसका एक पर्टिकुलर चैप्टर्स है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां हम ये मान के चलते हैं कि वहां पूरा बॉडी का मास कन्फाइंड है। क्या होता है, जैसे अगर मान लो एक ऐसा पॉइंट जहां पे इसको ऐसा रखोगे और ये पेन बैलेंस हो जाएगा, तो समझना वो पॉइंट क्या है आपका, सेंटर ऑफ मास पे है। हाँ नहीं, न्यूक्लियस जैसा नहीं बोल सकते हैं, हमेशा नहीं बोल सकते। हो सकता है न्यूक्लियस साइड में हो, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा जब वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जनरली अगर ऐसे देखा जाए, एटॉमिक को, एटम को स्फेरिकल माना जाए, तो हाँ न्यूक्लियस बोल सकती होगा। एक तरह से एग्जांपल देते हैं कि हमेशा वही होगा ये जरूरी नहीं। जैसे मान लो कि कोई एटम, सपोज एटम यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस है, तो फंस जाएगा, इधर बहुत ज्यादा मास तो फंस जाएगा, ठीक है। तो वो सब आगे चल के पढ़ेंगे, बस अभी ये कही बताएंगे, समझाएंगे सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सारा एक चैप्टर ही है, ठीक है। बस ये अभी समझ लो कि वो सेंटर ऑफ मास पे ये अभी फोर्स लगेगा। ये जो लाइन है, लाइन ऑफ फोर्स, वो कहां लगेगा, इसका सेंटर ऑफ मास। एक टर्म और बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब दोनों में अंतर होता है, लेकिन जनरली बहुत जगह जब बॉडी सिमेट्री होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम होता है, जब जी का वैल्यू वेरी नहीं करता है तब। लेकिन अब अगेन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत डेप्थ में जाएंगे तो चीजें खुलेंगी, बट अभी जो काम है वो सुनो। हमको यार ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सबसे पहले कि ये आपका एक एट्रैक्टिव फोर्स होता है, और उसका मेन कारण क्या होता है, मास। और जनरली एक आप पढ़ते होगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एक फोर्स आप जैसे जनरली पढ़ते हैं, जो जैसे हम लोग किसी कोई बॉडी, जैसे हम कोई बॉडी है तो उसपे, जैसे हमारी जो बॉडी है तो इसके नीचे क्या लगता है आपका, वेट। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो ये वेट क्या है, वेट वही फोर्स है ना जिस फोर्स से आपको अर्थ खींच रहा है। तो वेट इज ऑल्सो अ ग्रेविटेशनल फोर्स, आया ना। तो वेट क्या होता है, mg होता है, ठीक है। तो अभी बस इतना ही याद रखना कि भाई आप ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है, मास करंट, तो फॉर्मूला एक छोटा सा है, g m1 into r स्क्वायर। बाकी आगे आगे बात है, क्या समझ में आया? दूसरा अगर बात करते हैं, दूसरा फोर्स की बात करते हैं, तो जो दूसरा फोर्स है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, सिंपली अगर मान लो दो चार्ज है, हालांकि इसका बहुत बेसिक बता रही है, मान लो एक चार्ज Q1 है और चार्ज यहाँ पे Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो दोनों अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल्सिव भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि इसका जो मेन कॉज है, इस फोर्स का मेन कॉज क्या है, तो चार्ज। बोलेंगे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके कारण डेवलप होता है, तो क्या बोलोगे, चार्ज के कारण। अब अगेन ये पूरा क्लास 2 में यही पढ़ना ही है, बट अभी थोड़ा सा जान लो, ठीक है। पर इसका नेचर कैसा होता है, अगर हम नेचर की बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे, तो नेचर क्या आपका एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। एट्रैक्टिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ठीक है। और रिपल्सिव कब होगा, जब दोनों या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। लड़का लड़की जनरली दोस्त होता है, कभी दुश्मन नहीं होता है। लड़का लड़का से बाहर में जाकर झगड़ा करते को देखना, हमेशा मेल मेल से झगड़ा करेगा, फीमेल फीमेल से झगड़ा करेगा जनरली, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका रहेगा एट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है, दो चीज कंडीशन है, ठीक है। और तीसरा क्या है, अब भाई कुछ एग्जांपल भी हम क्या बोले थे ना, जितना फोर्स है, जितना, देखो एक बात सुनो, दुनिया में जितना भी फोर्स होगा ना, तो अप्रॉक्स सब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। तो ऑल फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सारा क्या होता है आपका, जितना भी फोर्स होता है एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सारा क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसे हो गया आपका नॉर्मल फोर्स। अभी नॉर्मल फोर्स की बात करेंगे, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया। उसके बाद क्या हो गया, स्ट्रिंग में टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, ये सारा कौन सा फोर्सेस है,
ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि ऑल फोर्सेस एक्सेप्ट, इसको छोड़ के जितना भी फोर्स आप देख रहे हो ना, चाहे वो कॉन्टेक्ट हो चाहे नॉन कॉन्टेक्ट हो, वो सारा क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब और बस और दो दो को और छोड़ना है, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो वो तो वैसे भी न्यूक्लियस के अंदर रखता है। ठीक है, एक चीज और, ये वाला फोर्सेस और ये वाला फोर्सेस को हम लोग लॉन्ग रेंज फोर्स बोलते हैं। कैसा फोर्स बोलते हैं? लॉन्ग रेंज का मतलब क्या हुआ कि दूर भी रहेगा तो लगेगा, ठीक है, बहुत दूर भी रहेगा तो लगेगा, इसलिए दोनों फोर्स को हम लॉन्ग रेंज फोर्स बोलते हैं। और जो बाकी दो है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रेंज, बहुत कम डिस्टेंस पे लगता है। ठीक है, तो पहले तो नोट कीजिए, हमसे बात करते रहो, कोई इशू नहीं है, देखो थ्रू आउट द क्लास बात मत करो। ठीक है, जो थर्ड फोर्स है बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो आपका फोर्थ है वो है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है आपका? सुनो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस में लगता है और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। चार फोर्स है ना रे, तो चारों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जो सबसे वीक है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। कि वीक नहीं है तो बोला ऐसा, तो सबसे वीक कौन है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इस ये क्या होता है? तो सबसे पहले ये आपका इसमें लगता है, न्यूक्लियस में लगता है। इट एक्ट्स इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरे बात, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में किसके बीच में? न्यूक्लियस में क्या क्या आपका सबसे बड़ा? प्रोटॉन, इसी में प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स या फिर प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स। कल क्या हुआ था कि कल हम 2-3 घंटा वॉलीबॉल, बहुत दिन के बाद वॉलीबॉल, और हम वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, अब इतना जो चोट लग दर्द कर रहा है ना, मतलब आप समझो कि 4 साल 5 साल से गेम नहीं खेले हो आप, और सडनली खूब उमच के वॉलीबॉल खेल लिए। मतलब ये हाथ मेरा कांप रहा है दिख रहे तो, इतना दर्द हो रहा था हाथ में। ऑब्वियस ही बात है, हैंड में ही दर्द होगा, तो इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, तो कल सडनली खेल लिए, और आप जब 1-2 गेम खेल के बाहर जा रहे थे तो कोई मुझे ही नहीं दे रहा था, नहीं खेले खेले खेले, मतलब 2 गेम खेलने के चक्कर में हम 6-7 गेम खेलिए। चौथा पांचवा के बाद हिम्मत नहीं होता कैसे करके उठाए, हम हिम्मत हार गए थे। उसके बाद गए और रूम में जाने के बाद जो सोए हैं, सुबह उठे हैं 7 बजे। चलिए, तो ये आपका इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर में लगता है, समझा क्या? और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और ये क्या करता है? इट एक्ट्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स में क्या क्या देखा? जैसे अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। बस इसमें इतना ही आप जानो, बाकी हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो 4 टाइप का फोर्स हुआ। सबसे पहला क्या हो गया आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या हुआ? आवाज नहीं ना है, हाँ बैठ के आराम से है। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, चौथा वीक न्यूक्लियर। अगर इसकी बात है, अगर अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है आपका वो था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उससे छोटा क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उससे छोटा क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर। और सबसे छोटा क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आप इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेगा कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलो, अब अगर हम बात करते हैं आगे, ठीक है, तो जनरली जो फोर्स है हम लोग ऐसे भी डिवाइड करते हैं कि कौन सा कांटेक्ट है और कौन सा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो डिपेंडिंग ऑन क्या बोले टच, हम लोग फोर्स को वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ फोर्सेस कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं और किसमें क्या होता है? नॉन कांटेक्ट। ठीक है, पहले इतना हो गया, इसको मिटा दे। तो इसके बाद डिवाइडिंग, ये लिखने के बाद फिर से टाइप्स ऑफ फोर्सेस
ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। थोड़ा सा फोर्स के बारे में ज्यादा बात करें, थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा होगा, ठीक है। चलो ये बिठा रहे हैं। चलो देखो, ध्यान से देखो, अगर हम जनरली कांटेक्ट के बेसिस बात करें तो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस, और एक होता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं था, बट देख लो, कांटेक्ट में कांटेक्ट जरूरी है, टच जरूरी है, दोनों बॉडी के बीच का टच जरूरी है, तो कांटेक्ट इज नेसेसरी, ठीक है। टच there is contact between the bodies, ठीक है। कांटेक्ट में कांटेक्ट होगा तो बहुत इसी बात है, कांटेक्ट में कांटेक्ट होगा, नॉन कांटेक्ट में कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर कांटेक्ट का एग्जांपल देखेंगे तो बताओ कोई एग्जांपल, बताओ इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? फ्रिक्शन फोर्स, और क्या हो सकता है? नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉन कांटेक्ट में क्या एग्जांपल हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसमें क्या एग्जैक्ट एग्जांपल ही दे रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, बोलोगे सर कि ठीक है, दो बॉडी यहाँ रख दिया, तो क्या इसके बीच में ग्रेविटेशन लग रहा है? लेकिन जब उसको कांटेक्ट कर देंगे, जैसे हम अर्थ में सटे हुए हैं, तो क्या मेरे में आपका ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो नॉन कांटेक्ट में ये ऐसा कंपल्सरी कंडीशन नहीं है कि कांटेक्ट नहीं होता, कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कांटेक्ट में और मे नॉट भी, समझा क्या? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक लाइन कि कांटेक्ट इज नॉट कंपल्सरी, कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी, कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो नॉर्मल फोर्स है ना बच्चा, ये आपको बहुत ज्यादा पाएगा, और पूरे मैकेनिक्स में ये भाई साहब पीछा नहीं छोड़ेगा। कहीं कहीं आपका फ्रिक्शन फोर्स तो तुमको छोड़ भी देगा, लेकिन ये नॉर्मल फोर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आज हम लोग बहुत चीज सीखेंगे, ठीक है। तो चल इसका नोट कीजिए पहले फटाक से। देखो, सो अब एक फोर्स को देखो, आज अभी हम जितना भी पढ़ाएंगे ना, वो सारा का एप्लीकेशन, जैसे अभी हम नॉर्मल फोर्स बता पढ़ाएंगे, फिर न्यूटन से कुछ लॉ बताएंगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, और उसके बाद जब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो वहां से आपको सारा फोर्सेस दिखेगा, समझे। अभी हो सकता है कि क्लास के 5-10 मिनट 15 मिनट थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप चलेगा, तो फोर्स समझ में नहीं आएगा कि यार फोर्स लग कैसे रहा, क्यों लग रहा, कहाँ लग रहा। लेकिन जैसे जैसे आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे से आपका क्लास को आपको समझ में भी आएगा, और ये समझ आएगा कि कैसे हम लोग फोर्स को दिखा सकते हैं। तो एक फोर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो एक हेडिंग डाल दीजिएगा, नॉर्मल फोर्स। एक टाइप का फोर्स होता है, बहुत टाइप का फोर्स होता है, लेकिन नॉर्मल फोर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी नॉर्मल फोर्स क्या है सुनो, जैसे मान लो कि एक बॉडी है, जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, तो इस सरफेस पे मान लो एक बॉडी को रख दिए, ठीक, क्या कर दिए हम लोग? बॉडी को रख दिए, एम मास का बॉडी, समझे, एम मास का बॉडी है। तो ऑब्वियस ये बात, इसका जो वेट है इस पे लगेगा, है ना, ये जिसका वेट है इस पे लगेगा। जैसे हम धरती पर अपना वेट लग रहा है ना, जैसे आप लोग बेंचेस पे बैठे हुए तो बेंच पर अपना वेट रख रहे हैं, तो यार बेंच क्या होगा? प्रेस होगा। आप बैठे बेंच पे क्या होगा? बेंच प्रेस होगा। तो ये क्या कर रहा है? इसको फोर्स करके प्रेस किया। अब ऑब्वियस सी बात है, उसको उसी शेप में मेंटेन करने के लिए वापस एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो सपोज दैट हमको अपने कंधा पे किसी को बैठाए, ठीक है, तो अब उसका वेट मेरे कंधे पर लगा। अब हमको क्या करना है? हमको जब हमको अगर अगर हम उस पर वापस उल्टा डायरेक्शन में फोर्स तो नहीं लगाएंगे तो हम तो दब जाएंगे। तो जब भी से हम प्रेस करेंगे अपने आप को उस जगह पे बनाने के लिए हम उसे फोर्स लगाएंगे ना। तो ये क्या करता है? सर्फेस को प्रेस करता है,
देखो इस ऑब्वियस सी बात है, इसका mg इस पे लगेगा नीचे, इसका वेट इस mg नीचे लगेगा, इस वेट किस पे लगाएगा, इस जमीन पे, इस सरफेस पे। तो सरफेस क्या करेगा, डिफॉर्म होगा। तो सरफेस अपने आप को शेप को बनाने के लिए उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। जब उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ये सरफेस इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और इसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फोर्स। अच्छा, नॉर्मल फोर्स किसका बच्चा था, नॉर्मल फोर्स किसका बच्चा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये कौन लगाया, ये सरफेस लगाया, कौन लगाया, ये इस बॉडी पर लगाया, ठीक है। इस ये जो सरफेस है इस बॉडी पर लगाया। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट होता है तो कांटेक्ट से क्या करता है, जब एक कांटेक्ट उसे प्रेस करता है तो वो क्या करता है, उसमें फोर्स लगाता है उस जगह को करने के लिए, ठीक है। और जो नॉर्मल फोर्स होता है वो हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के, इसका सरफेस कैसा है, ऐसा है ना, इसके परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, समझ आया, ऐसे होगा। तो एक लाइन लिखो फटाक से, when a body presses, P-R-E-S-S, presses, when a body presses against a surface, when a body presses against a surface, comma, the surface deforms, the surface deforms and the surface deforms and pushes back on the body and pushes back on the body with a normal force and pushes back on the body with normal force, comma, with normal force, comma, which is pushes back with a normal force, comma, which is perpendicular to the contact surface, which is perpendicular to the contact surface, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर नॉर्मल फोर्स, कॉमा, टच इज नेसेसरी, कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, कॉन्टेक्ट इज नेसेसरी और टच इज नेसेसरी। फॉर नॉर्मल फोर्स, कॉमा, टच और कॉन्टेक्ट इज नेसेसरी, कॉन्टेक्ट या टच जरूरी है, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो, it acts in such a manner that it tries to compress, ब्रैकेट में पुश, it tries to compress, ब्रैकेट में push the body, अब इसका हम बहुत एग्जांपल नहीं देंगे, ठीक है। अभी हम बहुत लिमिटेड एग्जांपल देंगे, लेकिन जब से हम एबिलिटी सिखाएंगे वहां से भर भर के एग्जांपल देंगे। अभी बस समझ लो कि नॉर्मल फोर्स होता क्या है। तो देखो, ये वाला इसमें फोर्स लगाया, इसके ऊपर नॉर्मल लगाया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ऐसे घर में वॉल है, ठीक है, वॉल है और यहाँ पे कैसे करके सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट हो रहा है और यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कुछ ऐसा लगेगा N1 और यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा आपका यहाँ पे N2। सपोज ये वाला वॉल जो है मान लो फ्रिक्शनलेस है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि फ्रिक्शनलेस यहाँ पे तो कोई गिर जाएगा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी आएगा। अभी हो सकता है कि अभी आपको ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अभी जस्ट अभी आपको सिर्फ नॉर्मल बता दो, ये क्या है, नॉर्मल फोर्स N1, इसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स, ये भी नॉर्मल फोर्स है। N1 क्या है आपका नॉर्मल फोर्स है। देखो यहाँ कॉन्टेक्ट हुआ ना बच्चा, तो कॉन्टेक्ट में क्या लगेगा आपका, नॉर्मल फोर्स लगेगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट हुआ ना बच्चा, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, नॉर्मल फोर्स। जैसे अगर मान लो डबल बॉडी देखिए, सपोज कुछ ऐसा लीजिए, तो याद रखिए जितना कॉन्टेक्ट सरफेस रहेगा उतना नॉर्मल लगेगा। तो यहाँ कितना कॉन्टेक्ट सरफेस है, दो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, तो यहाँ दो नॉर्मल लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे। लेकिन अभी इसको हम नहीं कराएंगे, अभी हम इसको पहले एफबीटी बनाना सिखाएंगे, न्यूटन से कुछ लॉ बताएंगे, उसके बाद एफबीटी सिखाएंगे, ठीक है ना।
तो नॉर्मल फोर्स आप हमेशा याद रखना कि जहां भी बॉडी कांटेक्ट होगा वहां पे नॉर्मल फोर्स है। एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे अगर मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा लगा हुआ, ऐसे रखा हुआ, देखो ना, ये आपका वॉल है, वॉल में फंसा हुआ है, ये वॉल नहीं, ये वॉल में फंसा हुआ है यहाँ पे। तो अभी सी बात है, इसका वेट मान लो इसका मास m है, तो इसका वेट कितना चलेगा mg। ये कांटेक्ट कहाँ पे बच्चा, एक यहाँ पे और एक, और हमेशा कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल फोर्स, तो ये वाला इसको इधर लगाएगा नॉर्मल फोर्स n1, और यहाँ पे इधर है आपका, हमेशा ये नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और आपको पता है कि किसी सर्कल में या स्फीयर में अगर नॉर्मल डालोगे तो हमेशा सेंटर से जाता है, उसको कहां से जाता है आपका, ये मैथ का एक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी। तो आप हमेशा कहीं भी जो कॉन्टेक्ट सरफेस दिख गया, एक दूसरे को प्रेस कर रहा, तो वहां पे क्या लगेगा आपका, नॉर्मल फोर्स लगेगा। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हम देंगे, लेकिन पहले आपको एक टर्म पढ़ाने दो, FBD, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इसके पहले दो लॉ पढ़ाएंगे, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बताएंगे, तब बस ये और ये एग्जांपल जल्दी से। इतना समझ आ रहा है, न्यू स्टूडेंट, अगर समझ आ रहा है, ठीक। देखो ये पूरा क्लास जब खत्म होगा ना, तो आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। अभी क्या है ना कि हम आपको ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं कि ये कुछ होता है, कुछ है, सबका जब अप्लाई करेंगे, लास्ट में जब FBD बनाने का बहुत सारा सवाल कराएगा ना, तो ये सारा फोर्स आपको दिखेगा, ये पता चलेगा ये कैसे लेते हैं, कैसे ये लेते हैं, FBD क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, हमको न्यूटन का लॉ दो पढ़ा देंगे, उसके बाद दो ही लॉ पढ़ाएंगे, एक पहला तीसरा, दूसरा बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको लिखा दे बेटा। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का कुछ नियम। न्यूटन का 3 लॉ है आपका, ध्यान दे लो। देखो अभी भी क्या है ना, तुम लोग में से चाहे गर्ल्स में देख रहे हो, कभी भी ध्यान नहीं है, मतलब कहीं दिमाग चल रहा है, कोई किसी का फोन छीन ले रहा है, कभी कुछ कर रहा है। एक बात सुन लो, अगर माइंड यहाँ नहीं रहेगा ना, अगर कहीं भी यहाँ से भटक कहीं और माइंड है, तो समझो कि समझ में नहीं आएगा, कितनों बार पढ़ा दे। हम ये चीज देख रहे हैं कि कोई किसी का मोबाइल छीन ले रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कुछ बच्चे ध्यान दे रहे, बाकी सब वैसे ही, तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। ठीक है, 2 4 10 दिन के बाद आपको समझ आएगा कि चैप्टर्स निकल गया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा फोकस रहो। कहीं ना कहीं ये भी प्रैक्टिस से आता है, तुमको लग रहा होगा ना कि फोकस ऐसे ही आ जाता है, कहीं कोई कोई लगता नहीं, कोई बच्चा अरे यार तुरंत देखता समझ जाता है पूरा, क्यों समझ आता है, क्योंकि बहुत फोकस रहता है, उसको आधा क्लास में ही याद हो जाता है। ये सारा फोकस पे, अभी आप अपना माइंड को घुमा रहे हो, कहीं को खेल रहे हो, किसी का कोई मोबाइल छीनने में कहीं कहीं चल रहा, दिमाग को मत भटकाओ, अभी फिलहाल क्लास पे लाओ, उसके बाद जो करना करो। क्लास के बाद भाई बात को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब काम करो थोड़ा सीधे से काम करो। बोलने का मतलब अपने दिमाग को भटकने देना, खड़ा रहना, भाई यहीं रहो, कहाँ जा रहे हो तुम। हो सकता है बार बार 10 मिनट 5 मिनट बाद आपका दिमाग जाएगा, अच्छा अच्छा उससे झगड़ा हुआ था ना, चलो पीटते हैं उससे, अच्छा PUBG में इसको पीट देते हैं, उसको प्राण से गोली मार देंगे, अच्छा ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये बहुत बार आएगा दिमाग में। बार बार मैं हट, क्लास के बाद सब बात करेंगे सोचेंगे, बार बार इस माइंड को मैसेज देना है कि नहीं नहीं क्लास के बाद सब बात करेंगे, क्लास के बाद सोचेंगे। आपको बहुत बहुत किसी को चूल हो रहा होगा कि अरे व्हाट्सएप पे मैसेज दे देंगे, ऐसा ये लगेगा कि तुमसे कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तुम कहीं पढ़ने बैठा 2 घंटा 3 घंटा, अगर आपका पास फोकस नहीं है ना, तो हर एक 10 मिनट के बाद आपको फोन याद दिलाया कि मेरे से इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। समझा रहे ना, ऐसा तुम कभी फोन, अगर आपको फोन का एडिक्शन है और अगर आप फोन छोड़ के चले जाओगे, तो आपको ऐसा फील होगा
कि जैसे मतलब तुमसे इंपॉर्टेंट कोई है ही नहीं, मतलब अगर किसी का कॉल आया और तुम अटेंड नहीं करो तो तुम सब भूकंप आ जाएगा, ऐसा फोन तुमको फील कराता है। जैसे क्या नहीं हो जाएगा, तुम्हारा माइंड ऐसा हो गया ना कि तुम सब चीज छोड़ दोगे, शर्ट पहन के छोड़ दोगे लेकिन फोन लेके हाथ में रखोगे, ऐसा एडिक्शन हो गया फोन का। तो थोड़ा बचो और फोकस रहो, ठीक है, नहीं तो फिर वही पूरा क्लास पढ़ा देंगे, समझ में नहीं आएगा क्या हुआ क्लास में। ठीक, तो चलो, उससे पहले न्यूटन लॉ से पढ़ने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, इनर्सिया। क्या पढ़ेंगे लोग? इनर्सिया, ठीक है। इनर्सिया के बाद न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इनर्सिया को डिफाइन न्यूटन का पहला लॉ ही करता है। अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन जानते हो तो आप इनर्सिया को जानते हो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ? एनीवन? बोलो, हाँ न्यूटन का बोलो बोलो। वेरी गुड, यही यही है, ठीक है, हाँ यही वही बोला कि हाँ यही है, हम झूठ नहीं बोले, गलत नहीं बोले हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि कोई भी बॉडी अपना स्टेट को छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है, न्यूटन का लॉ। अब न्यूटन का लॉ भाई, ऐसा कैसा बॉडी लगता है जो मरा हुआ बॉडी है, निर्जीव बॉडी है, जिसमें प्राण नहीं, जैसे कोई मर गया है तो नहीं चाहेगा हम जिंदा हो जाए, ठीक है। तो न्यूटन का लॉ क्या बोला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो क्या चाहेगा? रेस्ट पे ही रहे। कोई बॉडी मोशन में है तो क्या चाहेगा? मोशन में रहे। कोई पर्टिकुलर कोई बोला ऊपर जा रहा है तो वो चाहेगा हमेशा ऊपर ही जाए, नीचे ना आए। यही तो न्यूटन का लॉ है, ठीक है। और न्यूटन का लॉ जिस प्रॉपर्टी पे डिफाइन है उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जैसे हम फोर्स की बात किए, अभी आपको फोर्स का डिफाइन किए, फोर्स क्या बोले? पुल और पुश, और क्या करता है? स्टेट का, बॉडी का स्टेट को चेंज करता है। हम अब ये भी बोले थे कि अगर बॉडी का स्टेट चेंज करेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हमेशा स्टेट चेंज हो जाए। जैसे आप मान लो आप पूरा ताकतवर हो और हम बोलो कि इस दीवार पर, मतलब हम चाहेंगे इस दीवार को धक्का देके गिरा दे, इसका स्टेट चेंज करो, हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं ना, लेकिन क्या इसका स्टेट चेंज हो रहा है? बोलोगे अरे साहब नीचे सीमेंट है, चलो सीमेंट हटा दी, ठीक है, एगो बुलडोजर है, जेसीबी खड़ा है, अब उसको धक्का दे रहे हैं, बोले कि नहीं आज को तो उठा के माथा में फेंक देंगे, ऐसे करके हल्क बन जाएंगे। इट इज पॉसिबल? तो एक बार बताओ ऐसा क्या है उस जेसीबी के पास जिसको आप धक्का नहीं दे पा रहे हो? क्या है? मास। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट चेंज करने की बात कर रहे हो वो कहीं ना कहीं इस बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो बेसिकली इनर्शिया क्या है? किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है। क्या है बॉडी? इसका, किसी बॉडी क्या आपका प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी है। अब ये कैसा प्रॉपर्टी है? एक ऐसा प्रॉपर्टी है वो जो चाहता है कि मेरा स्टेट चेंज ना हो। स्टेट चेंज, जैसे अगर मान लो कि ऊपर से एक उल्का पिंड गिर रहा है और आप ऐसे खड़े हो जाओ, तुमको रोक लेंगे तो हो जाएगा। जैसे मान लो उधर से कोई गाड़ी आ रहा, कोई बहुत रफ्तार में गाड़ी आ रहा, ऐसे खड़ा हो गए तो वो गाड़ी क्या चाहेगा कि हम मोशन में, तो मोशन में ही रहे, है ना। तो इसी में मोशन में रहता है, आपके ऊपर से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसका जो मास है वो आपके मास से ज्यादा है, तो उसके पास ज्यादा इनर्शिया, ठीक है। और इनर्शिया, अच्छा, जो जिसके पास ज्यादा मास है उसका ज्यादा इनर्शिया है और उसका स्टेट को चेंज करके आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझा गया? तो इनर्शिया क्या है? किसी बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है जो अपना स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा और मोशन में रहेगा तो मोशन में रहेगा। और सिर्फ यही 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 डेफिनेशन आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ का भी। दिस इज योर न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो एक लाइन लिखिए इसमें बड़ा से, इट इज द इनर्शिया लिखिएगा, it is the property of material body, it is the property of material body it is the property of material body due to which a body cannot change by itself, a body cannot change by itself its state of rest or motion, a body cannot change its state of rest or
मोशन। क्या बोले? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। क्या बोले? इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या बोले? मैं रिपीट कर रहा हूं। अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ। अपने आप से चेंज नहीं कर सकता है, बाय इटसेल्फ। ठीक है, समझ गया ना? लिख लिए? मैं रिपीट कर दूं? लिख लिए ना? अ बॉडी कैन नॉट चेंज, ऑब्वियस बात है, सब चेंज कर दिए। तो जो इतना बार बोलो तो डेफिनेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, बोलने का मतलब ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ। अपने आप से चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी बॉडी का स्टेट चेंज करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। विदाउट फोर्स आप किसी बॉडी का स्टेट चेंज नहीं कर सकते। समझ में आया? बहुत बड़े बड़े एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे आप इनर्शिया को डिफाइन करेंगे, दो तीन टाइप का इनर्शिया होता है। दो तीन टाइप का इनर्शिया हम बस बता दे रहे हैं आपको, इसमें बहुत डेप्थ नहीं जाएगा। अगर हम टाइप्स की बात करें तो पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा क्या होता है आपका? इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखो ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक ऐसा बॉडी का प्रॉपर्टी, मैं फिर से बोल रहा हूं, इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो जिस स्टेट में चाहता रहे, मतलब जिस स्टेट में बॉडी है उसी स्टेट में रहना चाहता है, वो अपना स्टेट को छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, समझ में आ गया? और स्टेट को कब छोड़ेगा? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब वो छोड़ेगा, लेकिन उसमें भी गारंटी नहीं है। क्या इतना बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ? ये ऐसा प्रॉपर्टी है, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहिए, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहिए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या लेते हैं बताओ? जैसे अगर आप बस में बैठे हुए ऐसे करके, या मोटरसाइकिल में पीछे बैठे हुए और आगे वाला बिना बोले ऐसे गियर घुमा दिया, एक्सीलेटर गियर नहीं एक्सीलेटर घुमा दिया, तो आप उस वो जो एक्सीलेटर, उसको तो पता है कि हम गाड़ी आगे जाने वाला है, लेकिन पीछे वाले से बैठा हुआ सडनली गिर जाता है। या अगर बस सडनली आगे जाता है तो आप क्या करते हैं? आपका बॉडी क्या जाता है? पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी जहां पे चाहता है हम वहीं खड़ा रहे, हम आगे ना जाए, इसलिए आप क्या करते हो? पीछे जाते हो। तो एक जब भी कोई बस सडनली आगे जाता है, देखो आप जैसे बस खड़ा है, अभी खड़े, तो आप सब क्या रेस्ट कंडीशन में, बस आगे निकल गया, लेकिन आपका बॉडी क्या था? रेस्ट में था ना, तो क्या जाता है? रेस्ट में। कैरम बोर्ड में भी सेम चीज होता है। कैरम बोर्ड में इस टाइप का ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्राइकर होता है। तो नीचे वाला स्ट्राइकर उसको मारता है तो ये तीनों जो रेस्ट में यही रहते, ये आगे निकल जाता है। अरे है ना? तो ये भी किसका कंडीशन है? ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे घर में और भी कुछ एग्जांपल बताओ, कोई इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और एग्जांपल बताओ। घर में गद्दा वाला झाड़े हो रे, अरे धूल लग जाता है तो मारते कैसे? एक डंडा था जो, तो जब हम डंडा मारते उसका धूल वाला क्या है? धूल आराम सो रहा, अब हमको कोई कुछ नहीं करेगा। तो सडनली वो जैसे मान लो ये आपका कारपेट है, इस पे ये डस्ट है, ये पार्टिकल डस्ट है, सडनली आप कारपेट को मारे एक डंडा कस के, तो कारपेट नीचे चला गया, धूल बेचारा हम तो वो तो पड़ा हुआ था, तो कारपेट नीचे चला जाएगा और डस्ट यहीं पे रह जाएगा। जैसे कारपेट भी जैसा हो जाएगा और डस्ट यहीं रह जाएगा, क्योंकि डस्ट पहले कंडीशन में क्या था? रेस्ट में था, तो बोले हम रेस्ट में हम कहा जाए, उसमें अकड़ रहेगा अपना अलग से, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। ठीक है, मैं झुकेगा नहीं, वही बोलेगा। समझा गया? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आया? पक्का है? ठीक है, इसका एक कोई एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देते हैं, डायरेक्ट हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, द पैसेंजर falls backward when bus suddenly moves forward। और भी एग्जांपल है, बस एक एग्जांपल लिखते हैं, बस ये वाला एग्जांपल हम तीनों घुसा देंगे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्लियर हो गया सबका? अब दूसरा क्या? इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब क्या? अगर आपका बॉडी मोशन में है तो क्या चाहेगा? वो मोशन में। क्या चाहेगा? वो मोशन में। आवाज नहीं है तुम लोगों के पास? गूंगे हो? हाँ, तो खाना वाना खा के नहीं आ रहा? दोपहर खाना नहीं मिला है तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रहा? रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? प्रॉब्लम क्या है ना, तुम लोग को दोपहर में पढ़ने का आदत ही नहीं है। स्कूल से आए होगे, अब मन किया होगा 2 घंटा सो जाए, लेकिन हम गलत टाइम पे बुला लिए हैं, अब तो फंस गए सर कि 6 बजे जाने का चक्कर, 3 बजे जाने का चक्कर आ गया। पढ़ो,
क्योंकि हम भी खाना खा के ही आए, और 25-30 किलोमीटर बाइक चला के आए। हाँ से करने से नहीं रिप्लाई करने से होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है बच्चा? तो इनर्शिया मोशन क्या था कि भाई इनर्शिया का मतलब क्या हुआ, अपना स्टेट को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो इस बार ये क्या है, मोशन में है, तो क्या चाहेगा वो, मोशन में। क्या चाहेगा वो, मोशन में। अब मोशन का एग्जाम्पल जैसे बस चल रहा है, आराम से हम क्या किए हैं, अब बहुत सारा आप देखे हो कि बस का आगे खड़ा चला था, अब आगे सब बैठ के खूब हवा उकर सडनली बस रुक गया। लेकिन आप क्या है, बस रुक गया ना, बस तो अपना ब्रेक मार लिया, आपका बॉडी किस में था, मोशन में था, वो चला गया आगे, उसका शीशा तो दिखा के आगे आ गया। होता है ना रे। और मान ले बस में एकदम मान लो कोई जुलूस जा रहा है कि नेताजी की जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, सडन नीचे बरस पर ऐसा एक यूट्यूब में हम देखे थे वीडियो कि बहुत सारा आदमी बस के आगे में बहुत आगे बैठा हुआ था, फ्रंट बैठा हुआ था, अब सडनली बस के सामने कोई जानवर आ गया। अब बस के सामने बस ब्रेक मार दिया। यार आदमी तो मोशन में था, बस भी मेरे उसमें था, तो आदमी मोशन में, मोशन में कंटिन्यू कर गया, तो आगे निकल गया। ठीक है, जैसे अगर और एग्जांपल देखना, जैसे आप चलती हुई ट्रेन से कुछ जाओ, तो आप भी ट्रेन के साथ आगे निकलोगे। यही रीजन है कि आप जब चलती हुई ट्रेन से तो आगे दौड़ते, क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेन चलती हुई ट्रेन से कूदते हैं तो आपका बॉडी किसमें रहता है, मोशन में रहता है, और मोशन में रहता है तो आपका जो स्पीड ट्रेन का वही स्पीड आपका होगा, तो स्पीड को मैच करने के लिए आप आगे दौड़ते हो, दौड़ के धीरे धीरे अपने आप को कम कर। नहीं तो आप कुछ मत करो, ऐसे ट्रेन चल रहा है, सपोज ये मैं मान लो, ये मान लो ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये आप पैसेंजर हो, ठीक है। अब मान लो कि जैसे मान लो सडनली ये आपका चल रहा है, ठीक है, ये आपका मोशन में चल रहा है, अगर ये मोशन में है और ये इससे जैसे डिटैच हो गया, सपोज हम यहाँ पकड़े, ठीक है, हम ऐसे करके ऐसे करेंगे तो ये आगे निकल गया, ये रुक गया ना, ये आगे निकल गया ना। कैसे निकल गया? क्योंकि जब दोनों आ रहा था तो दोनों मोशन में था, ये अपना एक्सटर्नल फोर्स अपना अप्लाई किया और अपना स्टेट को चेंज कर दिया, लेकिन नीचे वाला तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं किया, उसके साथ आगे निकल गया। तो इसीलिए जब मूविंग बस सडनली ब्रेक मारता है तो आप क्या हो जाते हो, आगे आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी किस में था, मोशन में था, तो चाह रहा मोशन में, तब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, किसके हेल्प से, पैर के हेल्प से, फ्रिक्शन लगाते हो ना, ऐसा करके पकड़ लेते हो, नहीं अपने जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? भाई ये लाइव एग्जांपल है ना, ठीक है। तो क्या आप इनर्शिया मोशन समझ आ गया? ठीक है, तो इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, देखो देखो खड़ा वैन, ये देखो वैन a bus suddenly apply brakes, applies brake, the passenger falls forward, ठीक है। एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि जो बॉडी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में चाहे। अब इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, ठीक है। देख जैसे मान लो ये बस है, ये बस है, ठीक है, आप यहाँ पे से बैठो, मान लो बस आया है और सडनली बस कैसे मुड़ना है, ऐसे जाके ऐसे मुड़ना है। तो जब आप ऐसे करके सीधे आगे जा रहे हो, जब आपका बस मुड़ता है तो आप किधर जाते हो, किधर जाते हो, किस साइड बैठते हो ना, तो आप ऐसे वैसे हो, बस सीधे जा रहे हो, ये आपका बस है, ऐसे जा रहे हो, ठीक है। आप ऐसे जा रहे हो सडनली बस से मुड़ गया तो आप इधर फेंकाते हो, अरे है ना, क्यों? क्योंकि आपका मोशन का डायरेक्शन क्या था, ये, तो आप क्या चाह रहे हो, यही जा रहे हो। जैसे मान लो सब ये ऐसे मान लो फ्रिक्शन है, देखो इधर मैं बोल रहा हूँ, ये मान लो आ जाएगा, सडनली मुड़ेगा लेकिन ये आगे निकल जाएगा, देखो ऐसे आएगा, ये आगे निकल गया ना पैर, क्योंकि उसको वही डायरेक्शन जा रहा था, वो नहीं मिलेगा, बोले हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। वो डायरेक्शन कब चेंज करता है, जब उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अरे भाई फोर्स का क्या काम क्या होता है, बॉडी का स्टेट को चेंज करना, लेकिन अगर बॉडी पे फोर्स नहीं लगा तो क्या अपना स्टेट को चेंज करेगा? बहुत बेसिक सी बात है, जब बॉडी पर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी अपना स्टेट को चेंज नहीं कर सकेगा। तो हुआ क्या कि जब ये पेन इसके ऊपर था, तो जब आप ऐसे मुड़ा तो इस पे आप नीचे वाला पे फोर्स लगाए लेकिन ऊपर वाला भूल गए, तो भाई बोला कि ना हम आगे ही जाएंगे, क्योंकि इस पे आप कोई फोर्स नहीं लगाए, तो जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में वो मूव किया। समझ में आ गया? ठीक है, यही रीजन है, इसमें आप ऐसे इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मान लो ऐसे आप सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं सपोज, ठीक है, ये बॉडी मान लो कहीं भी आप जाओगे तो आगे चले जाओगे घूमने के चक्कर, हर एक पॉइंट पे आपका वेलोसिटी इसके टेंजेंट होता है, ठीक है। तो ये आप बोलोगे, इसको आप लिखना बस लिख देना कि when
ए बस makes a turn the passenger go outside, ठीक है। आउटसाइड को इससे लिखेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या बोले, इसे मान लो फिर देखो, जो डायरेक्शन था उसका उसी डायरेक्शन जाएगा, समझ में गया। तो ये तीनों पार्ट आपको समझ में आया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अरे हाँ या ना, एक एग्जांपल क्लियर हो गया। अब तो ये ना भूलोगे, तो सिंपल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट पेन उठा लो, एक और है, चलो ठीक बेटा। अब आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो फिर सुनो, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी क्या चाहता है कि हम अपना स्टेट को ना छोड़ें, ठीक है। इनर्शिया कैसे पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा किसके पास कितना इनर्शिया, तो वो पता चलेगा मास से। एक लाइन नीचे लेगा, एक लाइन नीचे नोट कर लीजिए ना, मास इज द मेजर ऑफ, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, हो गया। अब इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, so dividing Newton's first law, Newton's first law of motion, ठीक है। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब से हम वॉलीबॉल नहीं खेलेंगे, हाथ कांप रहा, हम लिख रहे थे, ठीक है। इतना ज्यादा खेल लिया, खेलेंगे तो एक गेम दो गेम, हाँ वही बात है, लेकिन लगातार हम खेले ना भाई, उतना समय नहीं मेरे पास, तभी कभी खेलते हैं, और अभी भी हाथ बहुत दर्द कर रहा है। चलिए, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलो, तो अगेन सेम जो ऐसे इनर्शिया को डिफाइन किया था ना, इनर्शिया क्या था, व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है जिस कारण क्या करता है, वो अपना स्टेट को चेंज होने नहीं देता, वो चाहता है कि हम जिस स्टेट में रहे उसी स्टेट में। तो आप बताओ, बॉडी का स्टेट चेंज करना है तो वो क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। तो न्यूटन का वही लॉ, न्यूटन का पहला लॉ यही बोलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया यही बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। जैसे हम रेस्ट में है, तो अभी मेरा रेस्ट में कंडीशन है, मेरा स्टेट क्या है, रेस्ट। अब अगर हमको मेरा स्टेट को चेंज करना, मतलब हमको मोशन में लाना, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। क्या आपके फोर्स लगाने से मेरा स्टेट चेंज हो जाएगा, है या ना, जरूरी नहीं। मैं बोल रहा हूं, जैसे मान लो बॉडी, मान लो 100 केजी का, 100 केजी का एक ब्लॉक है, अलमीरा एक 100 केजी का, एक छोटा सा बच्चा 5 साल का आया उठा है और इस पे धक्का मार रहा, तो क्या है, अब इसे फोर्स लगा रहा। पहले बताओ, इस बॉडी का स्टेट क्या है, रेस्ट है। अब ये बॉडी किस में है, रेस्ट कंडीशन में बच्चा, अब रेस्ट कंडीशन में है, तो ये बॉडी क्या चाहिए, रेस्ट में रहे। तो अब अगर इसको बॉडी का आपको क्या करना है, आपको बॉडी का स्टेट चेंज करना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। अब ऑब्वियस की बात, ये फोर्स F लगाया, तो क्या ये छोटा सा बच्चा इसको आगे धक्का दे देगा, इसका स्टेट चेंज करेगा, जनरली नहीं दे पाएगा। वो अलग बात है कि हाँ ये कोई भूत प्रेत, वो अलग बात होगी, ठीक है, लेकिन जनरली ये इसको नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि ये जिस पे इतना फोर्स लगा रहा, इसका स्टेट को चेंज करने के लिए एनफ नहीं है। क्योंकि हमको पता है कि जितना मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, समझा ना। तो जितना मास उतना ही इनर्शिया, और जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी भी ध्यान नहीं है ना, हाँ दिख रहा तुम लोग का, मैंने क्या बोला कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, और जितना इनर्शिया होगा उसका स्टेट को चेंज करने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई मान लीजिए छोटा सा फुटबॉल उधर से आ रहा, इधर से ढुगल ढुगल आ रहा, आप ऐसे पैर लगा दो, रुक जाएगा ना। अब उधर से जेसीबी ढुल्ले ढुल्ले आप ऐसे खड़े मिलता, क्या वो रुकेगा, दोनों में अंतर क्या हुआ, उसका मास ज्यादा था
तो उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना था, जो कि आप लगा नहीं पाए, उसके नीचे आ गए। फुटबॉल बेचारा छोटा था, उसका मास कम था, तो उसको 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 रोकने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ा। तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि कैसे हम फोर्स को इनर्शिया को कोरिलेट कर रहे हैं। अब क्लियर हो रहा है ना फोर्स और इनर्शिया, समझ में आ रहा पक्का? इतना इतना खराब रिस्पॉन्स क्यों है? एक आध हाँ, गाना नहीं गाना, ठीक है। चलिए, तो पहले लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा, एनी ऑब्जेक्ट, इसमें एक लाइन लिखिएगा, एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज, एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ, any object continues to be in state of rest or to be in state of rest, to be in state of rest or uniform motion, or uniform motion, or uniform motion until and unless, until and unless an external force, until and unless an external force acts on it, until and unless an external force acts on it, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम। अभी बताएंगे बाद में कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। पर्सनली लो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड ओनली फॉर, ये पॉइंट पहले नहीं पढ़ा, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ओनली वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सुनो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि आप कहां से बॉडी को देख रहे हैं। दो टाइप का होता है, एक इनर्शियल होता है, एक नॉन इनर्शियल होता है। इनर्शियल में नेट फोर्स जीरो होता है, अभी बस थोड़ा बता, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि जहां से आप बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। दो टाइप का होता है, इनर्शियल होता है, एक नॉन इनर्शियल होता है। इनर्शियल में फोर्स क्या होता है आपका, जीरो, और नॉन इनर्शियल फोर्स क्या होता है आपका, जीरो नहीं होता है। लेकिन ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। बस लिख लो कि न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का पहला लॉ कहां वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। क्या पहला लॉ हो गया, ठीक है। अब डायरेक्टली आ जाओ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ कहां चला गया बताएंगे बाद, ठीक है। पहले लॉ, चलिए थर्ड लिखिएगा। तीसरा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये तीसरा लॉ सबको बताओ। सेकंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अरे भाई, जो F बराबर ma आता है वो न्यूटन सेकंड लॉ बस बता दे रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड लॉ से ही आता है। ये आपका ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि F इज डायरेक्टली dp by dt, ये सेकंड लॉ है, ठीक है। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा मोमेंटम बता देंगे, उसके बाद ये सब बताएंगे, समझ में आया ना। लेकिन उससे पहले आप लिखिएगा ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तो सबको पता होगा। टू एवरी एक्शन लिखो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखो नया बात कितना सीखोगे यहाँ से, अभी तक इतना ही रट ले आए हैं, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। लिखिएगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, to every action there is equal and opposite reaction. Next point, action and reaction, action and reaction occurs on different bodies, action and reaction occurs on different bodies, occurs या फिर acts लिख सकते हो, action और reaction acts on different bodies, अलग अलग बॉडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, नेचर ऑफ एक्शन और रिएक्शन, नेचर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, नेचर ऑफ एक्शन और रिएक्शन पेयर विल बी सेम, विल बी सेम, ठीक है। ठीक है, हो गया।
एक्शन एंड रिएक्शन, क्या बोली ये पॉइंट, नेचर ऑफ एक्शन रिएक्शन हियर विल बी सेम, मतलब एक्शन और रिएक्शन का नेचर सेम होगा, दोनों भाई भाई होगा। सुनो, एक्शन रिएक्शन दोनों भाई है, दोनों दूसरे का उल्टा है, अलग अलग बॉडी पे लगता है, ठीक है। याद रखना कि अगर आपको कोई झाप मारा तो आपको दूसरा गाल नहीं देना है, पलट के उसको भी दे देना, यही एक्शन और रिएक्शन है। वो एक झाप मारा, आप एक झाप मारे, वो आपको मारा एक बॉडी पे, आप उसको मारे दूसरे बॉडी पे, तो एक्शन रिएक्शन देना होगा ना। जैसे मान लो आए थे, एक झाप लगा दी किसी को, तो हम उस पर एक्शन किए, तो वो मेरे को भी एक झाप लगा दिया, तो रिएक्शन हो गया। एक्शन रिएक्शन के अलग अलग बॉडी पे हुआ, दोनों फोर्स का नाम है थप्पड़ है, तो दोनों भाई भाई हो गया, समझ में आया, यही एक्शन रिएक्शन। दूसरी बात, ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों में वैलिड है, इट इज वैलिड ऑन बोथ, लिखिएगा एक पॉइंट और, इट इज वैलिड ऑन बोथ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, इट इज वैलिड ऑन बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, इससे इसका मतलब नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको भी देखो, थोड़ा सा इसको भी देखो, देखो अब इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो एक्सीलरेशन काम कैसे करता है, समझो। सपोज ये अर्थ है, ये क्या है आपका अर्थ, अर्थ का सरफेस है, ठीक है? यहाँ पे एक बॉडी रख दी है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये बॉडी इस पे अपना एम लगाएगा, एमजी लगाएगा, वेट लगाएगा। अब हम दोनों बॉडी को अलग कर रहे हैं, अब यहाँ पे कांटेक्ट है, सुनो, तो कांटेक्ट क्या करेगा, इसके ऊपर लगाएगा एक नॉर्मल फोर्स। तो बहुत, अब सिंगल बॉडी हो गया, तो बहुत में क्या बोलता है कि एमजी और एन दोनों ही एक्शन रिएक्शन, ये एम एक्शन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि देखो सबसे पहले बात कि एक्शन रिएक्शन कैसे पहचाने, हम क्या बोले कि एक्शन रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे काम करेगा। यहाँ पे देखो जो एमजी है वो इसी पे लग रहा है, यही लग रहा है, और एन इसी पे लग रहा है, मतलब इस पे एमजी नीचे लग रहा है और ये लग एन ऊपर लग रहा है। तो पहली बात ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। दूसरी बात सुनो, एन जो है नॉर्मल फोर्स है, एन क्या आपका नॉर्मल रिएक्शन है, और एमजी आपका वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या दोनों अलग अलग हुआ, क्या दोनों सेम फोर्स है, सेम टाइप का फोर्स है, नहीं, दोनों का नेचर अलग अलग, जबकि एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम सेम होता है। अब देखो ये वाला पार्ट को हम नीचे बना, सुनो इसको हम थोड़ा सा नीचे बना, ये सरफेस, तो सुनो ये वाला आदमी क्या किया कि अपना वजन को रख दिया। ये वजन बेसिकली क्या है, ये जो सरफेस को तान रहा है। आप अगर ग्रेविटेशन फोर्स देखोगे, अगर दो बॉडी है, तो अगर ये वाला बॉडी इस पे इधर फोर्स आएगा, सेम बॉडी इस पे सेम फोर्स आएगा, यही ना होता है ग्रेविटेशन फोर्स। तो देखो अर्थ जो है इसको एमजी से टान रहा है, तो ये बॉडी भी इसको ऊपर से एमजी से टानेगा, है ना। देखो ये दोनों एक्शन रिएक्शन हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये दोनों क्या हो गया आपका एक्शन रिएक्शन पेयर, दोनों भाई भाई है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। अब देखो ये वाला जो सरफेस था, ये वाला जो ब्लू सरफेस था, इस पे ऊपर नॉर्मल लगा रहा, तो ये वाला सरफेस इस पे क्या लगेगा, नीचे नॉर्मल लगाएगा। अब देखो ये वाला नॉर्मल और ये नॉर्मल क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन। देखो दोनों अलग अलग बॉडी पे काम कर रहा है, दोनों उल्टा डायरेक्शन में है। हम क्या बोले, एक्शन रिएक्शन हमेशा अपोजिट होगा। समझ में आया, मैं फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत समझे नहीं। इसके बाद आपको जब एफडीडी सिखाएंगे तो पूरा पानी पानी हो जाएगा, टेंशन मत, ठीक है। अभी फिलहाल देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम पूरा हलवा हो जाएगा, एकदम ठीक है। अब देखो हम क्या बोले, फिर सुनो इसको हम थोड़ा सा अर्थ के हिसाब से समझाते हैं। मान लो ये अर्थ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मान लो अर्थ है, ठीक है, और ये इस पे बॉडी लगा हुआ है मास का, ये कैपिटल है, ठीक है। तो वेट क्या होता है, व्हाट इज वेट, वेट क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रहा है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो बॉडी है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये वाला बॉडी इस पे अगर 10 न्यूटन लगाया तो ये वाला इस पे क्या लगेगा 10 न्यूटन, क्योंकि दोनों सेम होता है। तो अगर हम अर्थ को अलग करें, ये अर्थ को हम थोड़ा सा अलग कर दे रहे हैं और ये बॉडी को हम अलग कर दे रहे हैं, सुनो यही चीज है अलग कर। अब इस ये अर्थ इसको नीचे टान रहा है एमजी से, है ना, तो ये अर्थ को टानेगा ऊपर में एमजी से, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, एक्शन रिएक्शन। क्योंकि देखो दोनों एमजी है, दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है,
तीन कंडीशन। पहले कंडीशन क्या, एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे होगा, दोनों का नेचर सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या तीनों चर है? ठीक है। दूसरी बात, ये वाला यहाँ पे कॉन्टेक्ट सर्फेस है ना, आपको पता है कभी भी दो बॉडी कॉन्टेक्ट होगा तो कैसा, कौन सा फोर्स जनरेट होगा, नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स सरफेस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो भाई साहब ये वाला जो सरफेस है इस पे ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स एंड, आया ना, ये वाला सरफेस पे ऊपर लगाएगा एंड इसका ये सरफेस पे नीचे क्या लगाएगा, देखो एन एन, क्या दोनों एन एन है, नेचर सेम है, दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या आपको एक्शन रिएक्शन समझ आ रहा? ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे होगा, नेचर दोनों का सेम होगा और क्या बोले हम, और हम क्या बोले, अपोजिट डायरेक्शन। ये तीन कंडीशन होगा न्यूटन का। अभी तक आप बस इतना ही रट रहे होगे कि भाई एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन अभी आपको फील होगा कि वो हो क्या रहा है, क्योंकि ये पार्ट आप नहीं पढ़ोगे, आप कितना भी पढ़ोगे ये वाला पार्ट नहीं पढ़ोगे कि एक्शन रिएक्शन बोलते किसको है। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? पक्का है? अब इस सारा में यूटिलाइजेशन करेंगे हम कब, जब एफबीडी पढ़ाएंगे तब। सो पहले इसको इतना नोट, ये वाला डायग्राम नोट कीजिए, फिर ये वाला नोट। ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे ये नॉर्मल और ये नॉर्मल एक्शन रिएक्शन, एमजी एक्शन रिएक्शन, ये आपका सरफेस अर्थ है और ये बॉडी, यहाँ दोनों बॉडी को हम अलग करेंगे। ठीक है। अभी लिखो, जब सुनो, जब हम आज एफबीडी बताएंगे ना तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब हम आपको ड्रॉ करना सिखाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है? नोट कीजिए जल्दी। तो सुनो, आज के लिए हम लोग इतना ही देते हैं। ठीक है, आज थोड़ा आप इतना ही पचाओ, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम इतना। बच्चे पहले बताओ, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है? पक्का क्लियर है? कुछ भी कंफ्यूजन है बोलना, ठीक है। अच्छा, हम बहुत दिन से ये भी नहीं पूछे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, जब नहीं पढ़ते तब हम पूछ लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, डायरी में मेंटेन करना है मिनिमम 2 घंटा। ठीक है, एकदम कसम खा लेना है। पहली बात की झूठ तो आप लिखोगे नहीं, ठीक है। झूठ तो नहीं बोल सकते हो ना? कोई झूठ बोल सकता है क्या? क्या कसम दिए हुए हैं? ये को भगवान कसम दिया, माँ बाप को भी कसम दे के रखे हैं, तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, आप नहीं पढ़ो, डायरेक्टली बोलो हम नहीं पढ़े, ये ठीक है। फिर हाँ, तो सुन, जो भी नए बच्चे हो सुन लो कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है, आई नो कि मान लो आप पढ़ाई बहुत दिन से नहीं किए हो, आदत छूट गया। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम अपना सब्जेक्ट तो पढ़ना है। मेरा सब्जेक्ट आपको मिनिमम 2 आवर पढ़ना है, और आपको अभी कुछ भी करना है तो 2 आवर पहले इतना को अचीव कीजिए। 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री और 2 घंटा मैथ या फिर बायोलॉजी होगा, तो मतलब अभी मिनिमम आपको 6 घंटा पढ़ना है। ठीक है, अभी आपको मिनिमम आपको 6 घंटा पढ़ना है। अब इस 2 घंटा में कैसे करना, सुनो। आप एकदम, आपको जिसका भी लतो, गेम खेल रहे हो, कुछ भी करो, डजंट मैटर। आप मेरा काम करो भाई, सर का 2 घंटा हम फिजिक्स पढ़ लिए, उसके बाद जो करना है कीजिए। तो इस 2 घंटा फिजिक्स पढ़ लिए, उसी तरह आपको 2 घंटा आपको मैथ भी पढ़ना है और 2 घंटा क्या करना है आपको, केमिस्ट्री पढ़ना है। और विश्वास करो, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना बच्चे, तो मिनिमम उनका जो एवरेज है, मिनिमम जो टॉपर्स भी है उसका एवरेज 8 से लेकर 10 घंटा का होता है। ठीक है, तो अगेन मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना है। आप ये समझो कि ये 6 घंटा आपका ड्यूटी है। जैसे अगर घर में आपके अपने मम्मी पापा को देखते होगे तो पर डे क्या करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, तुम ये भी देखना है कि कभी मम्मी का तबीयत वगैरह भी खराब होता है तो भी तुमको खाना बना के देती है, जब तक कि बहुत खराब कंडीशन ना हो जाए, फिर भी खाना बना के देती है। फादर का भी थोड़ा बहुत भी सर्दी खांसी रहता है तो भी वो क्या करते हैं, अपना ड्यूटी पर जाते हैं। तो जब वो अपना ड्यूटी कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते हो? ठीक है, तो आज से क्या करना है, आपको एक डायरी मेंटेन करना है, डेली का डेट लिखना है। ठीक है, और उसके बाद रूटीन से सबसे पहले, चूंकि हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो हम पहले सेल्फिश बनेंगे भाई, कि मेरा सब्जेक्ट 2 घंटा पढ़ लो। अब उस 2 घंटा में आपको क्या करना है, उसी 2 घंटा में आप नोट्स बनाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, रिवीजन करो, सब चीज उसी 2 घंटा में अपने हिसाब से बनाओ। फिर हम बताएंगे बाद में कभी कि उस 2 घंटा को कैसे यूटिलाइज करेंगे, पहले इतना सोचो। 2 घंटा पढ़ने के बाद अब फिर मैथ पे और केमिस्ट्री में मिनिमम 6 घंटा अगर पढ़ रहे हो तो अभी कंपटीशन में हो, अब ये नहीं बोलो कि निकाल लोगे। आप 6 घंटा मिनिमम पर डे अपना सब स्टडी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में बने हुए हैं।
निकालने के लिए आपको 2-3 घंटा और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि 6 घंटा सीधे से 2 साल अगर पढ़ लिए तो कंपटीशन में होने के साथ साथ आप निकाल भी लोगे, लेकिन 6 घंटा डेली। एक दिन पढ़ना बहुत इजी है। बच्चे एक दिन आराम से पढ़ लेते, अरे आज पूरा मोटिवेशन, आज संदीप माहेश्वरी का देख लिया लेक्चर वीडियो, पूरा मोटिवेट हो गया, उसके बाद जाके पढ़ लिया 12 घंटा में और अगला दिन से खत्म। ये काम नहीं करना। आप मोटिवेशन के लिए मत पढ़ो, आप सोचो कि आप डिसिप्लिन में रहोगे। और सीखना जैसे आप देखो ना, जैसे मान लो कोई फौज वगैरह में रहता है तो डिसिप्लिन में क्यों रहता है पता है? रीजन क्या है? नहीं रहेगा ना, सुबह उठा के बेत से मारेगा, मारने के साथ साथ कम से कम बोलेगा कि जाओ 50 राउंड दौड़ के आओ। तो एक डर होता है, तो डर सबसे ज्यादा आपको डिसिप्लिन में लाता है। ठीक है, जैसे अभी हम क्या करें, इस वीक में हम दिए हुए आपको असाइनमेंट, नहीं बना के आएगा तो संडे को वीडियो में बना के मारेंगे। ठीक है, असाइनमेंट आपको दिया हुआ है ना वेक्टर का, तो वो चीज वेट। ठीक है, तो पहले वो बात सुनो। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, डायरी में, ठीक है, पर डे लिखना है कितना दिन हम पढ़े, और कोशिश करना है कि 7 दिन में 6 दिन का एवरेज मेंटेन हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम तो फोर्स करेंगे, और कोई करे चाहे ना करे, हम फोर्स करेंगे कि भाई मेरा 2 घंटा मिनिमम होना चाहिए। और जिस दिन आपको कंपटीशन में अच्छे रैंक पे आना है तो उस दिन 3-3-3 का कॉन्सेप्ट कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। ठीक है, 9 घंटा और हो जाएगा, कोई नहीं। नॉन स्कूलिंग बच्चे आराम से कर सकते हैं, तो स्कूलिंग वाले के लिए 6 घंटा इनफ है, क्योंकि 6 घंटा भी कर नहीं पाएंगे, उनका थोड़ा कम ही हो पाएगा। ठीक है, तो आराम से अपना 6 घंटा रुकना है, पर डे पढ़ना है। ठीक है, डिसिप्लिन में पढ़ना है, पर डे पढ़ना है, इसमें कोई कोताही नहीं। ठीक है, आपको मोटिवेशन के लिए नहीं पढ़ना, आपको अपना ड्यूटी समझ के पढ़ना है कि मेरा काम है, माँ बाप को खाना दे रहा है, इसी के लिए खाना दे रहा है, कुछ और के लिए खाना नहीं दे रहा। तो समझ लेना कि सुबह 2 घंटे, अगर सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे तो 2 घंटा का खाना मिल गया, फिर दोपहर में खा रहे तो फिर 2 घंटा का खाना मिल गया, रात में खा रहे फिर 2 घंटा का मिल गया, खत्म। इतना आप कम से कम 10-20 दिन कीजिए, 1 महीना कीजिए, उसके बाद आगे बात आपका अपना आप बढ़ेगा। लेकिन डेली पढ़ना है, और मैं डेली, हम डेली पूछते हैं, अभी 2-3 से हम पूछ नहीं रहे कि अरे तुम्हारा 2 घंटा हुआ तुम्हारा, तो हम डेली पूछते थे। ठीक है, तो अब से हम पूछना स्टार्ट करें। ठीक है, अपना मेंटेन रखना डेली पर। समझ में आ गया? तो डेली पढ़ना। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चा, एफबीटी करेंगे। ओके, चलो।